नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महर्षि भानभट्ट के जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को और इनका जो जीवन परिचय है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका DT+B वाला एग्ज़ाम है और UT चंडीगढ़ वाला एग्ज़ाम है और इसके अलावा UGC नेट का हो गया या किसी अन्य राज्य में कोई अन्य एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जिसने भी जो चंडीगढ़ में TGT फॉर्म फिल किया हुआ है तो इनका सिलेबस और साथ में जो एग्ज़ाम डेट वो भी आ चुकी है। और अगर आप सिलेबस और ये जो एग्ज़ाम डेट देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जो आप पूरी जानकारी ले लीजिएगा। तो सिलेबस जो हम यहाँ पर इसके अनुसार ही आप क्लास करेंगे क्योंकि जल्दी ही आपका एग्ज़ाम भी होगा। और ये आपका यहाँ पर सिलेबस है, इसमें कंप्लीट सिलेबस वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगी, जिसमें आपका संस्कृत साहित्य भाग गद्य पद्य आ जाएगा और रुचिरा भाग है, सेमुसी शाश्वती भाग, अभिज्ञान शाकुंतलम है, श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय, कवि परिचय और फिर नीचे और अन्य सिलेबस है। तो भानभट्ट जो है महर्षि भानभट्ट, तो इनके बारे में आज इनका जो कवि परिचय जीवन परिचय आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो संस्कृत कवि की यह प्रवृत्ति रही है कि वे अपने विषय में मौन रहे हैं, लेकिन प्रसन्नता की बात है कि भानभट्ट ने इस वृत्ति से हटकर अपने देश आश्रयदाताओं एवं अपने विषय में पर्याप्त जानकारी दी है। इनका जो विस्तृत विवरण है यह हर्षचरित के प्रथम जो 2 उच्छ्वास और कादम्बरी की भूमिका भाग में प्रमाणिक रूप से मिलता है। भानभट्ट जो है इनको ही सौभाग्य प्राप्त है कि उनका जीवन वृत्त अनुमान विवाद और अनुसंधान का विषय नहीं रहा है, क्योंकि आपने अन्य भी जो कवि हैं उनके बारे में सुना होगा, तो उनके जीवन है, जीवन मतलब जन्म है या मृत्यु है, तो इनके बारे में कोई पक्की जो जानकारी है वो प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी में लिखा ही नहीं है। तो ऐसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक जानकर जीवन परिचय उनका जन्म हुआ होगा, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ पर अपने बारे में बताया था। तो संस्कृत गद्य साहित्याकाश में देदीप्यमान सूर्यग्रह के स्थानापन्न महाकवि भानभट्ट का नाम न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व के उन महान साहित्यकारों में गिना जाता है जिन्होंने आत्मकथा लिखने की पद्धति का अनुसरण किया है। हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वास एवं कादम्बरी के आरंभिक 10 से 20 श्लोकों में इन्होंने अपनी आत्मकथा एवं वंश का विस्तृत विवरण परिचय जो दिया है। इनके वंश का दधीची तथा सरस्वती के पुत्र शाश्वत के चचेरे भाई वत्स का सर्वप्रथम परिचय हमें प्राप्त होता है। सारस्वत ने वत्स के प्रति प्रीतिभाव रखकर स्वर्ण नदी के समीप प्रतिकोट नामक गांव बसाया था। ब्राह्मणों की बहुलता के कारण इस ग्राम को ब्राह्मण अधिवास भी कहा जाता था। ब्राह्मण कुल उत्पन्न वत्स से आगे वंश की वृद्धि हुई, जिसमें वत्स से वात्स्यायन, वात्स्यायन से कुबेर, कुबेर के 4 पुत्रों में पाशुपति से अर्थपति हुए हैं। अर्थपति के 11 पुत्रों में चित्रभानु से भानभट्ट का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका वंश जो है ये चला है। तो ये वंश इनका चला है जो एग्जाम में आता है। वत्स से वात्स्यायन हुए, वात्स्यायन से कुबेर, कुबेर के 4 पुत्र उनमें थे पाशुपति, पाशुपति से अर्थपति हुए, अर्थपति के 11 पुत्रों में से चित्रभानु हुए, चित्रभानु से आगे महर्षि भानभट्ट हुए। तो इस प्रकार से इनके ये पिता, इनके आगे दादा, परदादा, तो इस प्रकार से यह आप एग्जाम में आता है। इसके अंत में हम जो इनके बारे में देखेंगे भी, तो वैसे तो आप पहले यहीं से ही समझ जाओगे। महर्षि जो भानभट्ट है इनकी माता का नाम था राज्य देवी और बाण जो है इनके 2 भाई थे, चित्रसेन और मित्रसेन, तथा 4 जो है इनके चचेरे भाई थे। बाल्यावस्था में ही बाण की माता का निधन हो जाता है और 11 वर्ष की अवस्था में ही बाण का उपनयन संस्कार हुआ था। उपनयन संस्कार क्या होता है? तो 11 वर्ष की आयु में ही हो जाता है, जिसमें ये यज्ञोपवीत धारण करते हैं और विद्या ग्रहण करते हैं। यज्ञोपवीत के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें धागा डालते हैं, 4-5 धागे जो होते हैं उनको बनाकर एक धागा धारण किया जाता है। तो और वो भी विधि के द्वारा होता है, विधि मंत्रों के द्वारा धारण किया जाता है। तो प्राचीन जो समय उसमें दान करते थे, अब तो आपको ऐसे व्यक्ति कोई ही
कुछ ही व्यक्ति देखने को मिलेंगे जो इसको दान करते हैं, तो जनेऊ कह देते हैं जिसको। तो इनकी 14 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देवसान हो गया, और पिता के बाद अतुल संपत्ति होने के कारण इनके बहुत से मित्र भी हो गए थे, इसलिए ये क्या है, भ्रमणशील हो गए थे। इन्होंने अपने समकालीन अनेक विद्वानों एवं कलाकारों का उल्लेख किया है। अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आने से ये स्वयं कुशल एवं पारंगत हो गए। उन्होंने अनेक स्थान, आश्रम, नगर, गांव, वन, उपवनों को निकट से देखा। इससे उन्होंने साहित्य सृजन में, विशेषकर कादम्बरी के प्रणयन में अपने निरीक्षण का लाभ उठाया। एक बार राजा श्रीहर्ष को इनके इधर उधर भटकने की सूचना देकर कुछ लोगों ने इनके विरुद्ध कर दिया था, परंतु वास्तविकता को जानने वाले श्रीहर्ष के भाई श्री कृष्ण ने इनका पक्ष लेकर इन्हें श्री हर्ष की सभा में प्रवेश करा दिया। वहां से लौटकर इन्होंने अपने परिचितों के आग्रह पर इस वृत्तांत को सुनाने के लिए हर्षित की रचना की थी, और हर्ष ने इन्हें वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया था। तो ये उपाधि दी गई थी, आ जाती है कई बार एग्जाम में, वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती। तो उपाधि दी गई थी, श्री हर्ष जो है इन्होंने दी थी। संस्कृत साहित्य के अधिकांश जो कवि हैं इनके आगे स्थिति समय दिखाया गया है। तो संस्कृत साहित्य के अधिकांश जो कवि हैं इनका स्थिति काल प्राय विवादास्पद ही रहा है, परंतु बाणभट्ट इसके अपवाद रहे हैं। बाण जो है ये स्थानीश्वर अर्थात जो कन्नौज है के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। महाराजा श्री हर्ष 606 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठे थे तथा उनकी मृत्यु हुई थी 648 में। तो यह इतिहास प्रसिद्ध है। और जो प्रसिद्ध चीनी यात्री थे हेनसा, वह भी भारत भ्रमण के समय हर्ष के निकट संपर्क में रहे थे। जो इनकी पुस्तक है सीयू की, तो जिसमें इनके बारे में उल्लेख मिलता है, उसके वर्णनों एवं ताम्र पत्रों से हर्ष का उक्त काल प्रमाणित है। तो बाण जो है इनके समय में सभा में प्रविष्ट हुए थे, इसलिए इनका समय 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। तो 606 से 648 के आसपास ही या फिर इनका समय माना जाता है, क्योंकि इनके दरबारी कवि थे जिसके जीवन चरित्र पर फिर इन्होंने जो हर्षचरित है ये लिखा था। इसके अतिरिक्त इसकी पुष्टि वामनाचार्य रचित काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ से भी हो जाती है, जिसका समय 779 से 813 ईस्वी के बीच माना जाता है। इस ग्रंथ में कादम्बरी से एक दीर्घ का समास बहुल गद्य खंड को उद्धृत किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि बाणभट्ट वामनाचार्य तक अत्यंत प्रसिद्ध हो चुके थे। अन्य जो विद्वान है, चाहे इसमें आनंदवर्धन है, धनंजय है, भोजराज है, क्षेमेंद्र आदि ग्रंथों में बाण का उल्लेख मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि इनसे पूर्व बाणभट्ट हो चुके थे, इसलिए बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का जो पूर्वार्ध है यह मानना उचित है। तो 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध। आगे जाए, यहाँ पर मेरे से जो बाणभट्ट है इनकी कृतियों के बारे में बताया गया है। बाणभट्ट की लेखनी से प्रसूत अनेक ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन उनमें से उपलब्ध रत्न बहुत ही कम है, जो इस प्रकार है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो इन्होंने एक कादम्बरी लिखी थी, हर्षचरित, चंडी शतकम। इन कृतियों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथ भी विचारणीय है। पार्वती प्रणय हो गया, मुक्ताड़ितकम है, और ये कादम्बरी हो गया। कादम्बरी तो यही हो गया। तो ये 5 जो इन्होंने लिखे थे, कादम्बरी, हर्षचरित, चंडी शतक, पार्वती प्रणय और मुक्ताड़ितकम। तो इस प्रकार से 5 लिखे थे इन्होंने। अलंकार शास्त्र के ग्रंथ तथा विभिन्न सूक्ति संकलन में बाणभट्ट के नाम के अनेक सुंदर पद्य उद्धृत मिलते हैं, परंतु वर्तमान में उपलब्ध रचनाओं में नहीं मिलते हैं। इसलिए सिद्ध होता है कि बाणभट्ट ने अन्य कतिपय रचनाएं भी लिखी होंगी। आगे फिर इनके जो रचनाएं हैं इनमें बताया गया है, जैसे हर्षचरितम है, यह बाण की दूसरी प्रमुख कृति है। ऐतिहासिक गद्य होने के कारण यह ख्यायिका के नाम से जान जाती है। यह 8 उच्छ्वासों में है, जिनमें बाणभट्ट ने अपने आश्रयदाता और अपने समय के महान सम्राट राजा हर्ष के जीवन से संबंधित घटनाओं का रोचक वर्णन किया है। हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वास में बाणभट्ट ने आत्मकथा प्रस्तुत की है, और शेष में महाराजा प्रभाकरवर्धन से लेकर चिता में जलने को उद्धत राजा श्री को बचाने तक का वर्णन किया गया है। इसके बाद कादम्बरी आ जाती है। कादम्बरी जो है बाणभट्ट की प्रमुख रचनाओं में कादम्बरी का प्रथम स्थान है। केवल बाणभट्ट की नहीं अपितु समस्त संस्कृत साहित्य की सर्वोत्तम रचना इसको माना गया है। अपने निज कल्पना पर आधारित इस गद्य काव्य में चंद्रपीड़ और वैशंपायन का क्रमशः कादम्बरी और महेश्वेता से प्रेमाख्यान वर्णित है। इनकी प्रेम कथा इसमें। कथा के विस्तार का मुख्य कारण 3 जन्मों तक की कथा का वर्णन है। गद्य काव्य के भेद की दृष्टि से एक कथा है।
किंतु आधुनिक विद्वानों की दृष्टि से संस्कृत का उपन्यास। कादम्बरी तत्कालीन समाज की झांकी प्रस्तुत करती है। इसमें स्त्रियों द्वारा सम्मान प्राप्ति के लिए जादू टोनों का प्रयोग, नवजात शिशु के उपचार, वर्ण व्यवस्था, सती प्रथा आदि सामाजिक जीवन के सभी अंगों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। कुछ समालोचकों ने कादम्बरी कथा का बीज या प्रेरणा स्रोत गुणाढ्य की वृत्त कथा को माना है। कादम्बरी का प्रधान रस श्रृंगार है। बाणभट्ट ने उदात्त एवं परिष्कृत प्रेम का चित्रण किया है। दशकुमार चरित की भांति इसमें श्रृंगार रस, चित्रण में अश्लीलता नहीं है। कादम्बरी अत्यंत लोकप्रिय कृति है। इसकी प्रशंसा करते हुए किसी ने कहा है कि कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारोपिनय रोचते, कि कादम्बरी का जो रस है जिसे अच्छा लग जाए उसे भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये कादम्बरी के बारे में कहा जाता है। और इसकी जो अन्य कृतियाँ हैं, जैसे ये चंडी शतक है, तो चंडी शतक में समग्र छंद में 100 श्लोकों में दुर्गा जी की स्तुति की गई है और काव्य भक्ति भाव का सुंदर निदर्शन इसमें दिखाया गया है। मुक्त ताड़ितकम की बात करें तो इस ग्रंथ का जो लेखक नल चंपू के जो टीकाकार हैं गुण विनय गणी, इन्होंने यद अहम मुक्त ताड़ितकम नाटके बाण है यह कहकर किया था। तो इससे हमें पता चलता है कि महाकवि बाणभट्ट ने मुक्त ताड़ितकम नाटक भी लिखा होगा, जो आज इस समय उपलब्ध नहीं है। और पार्वती परिणय यह भी एक नाटक ही है जिसमें कालिदास के कुमार संभव का अनुसरण किया गया है। इसमें एक शुद्ध रचना शैली को देखकर विद्वान ने इसे बाण की रचना नहीं माना है। तो एग्जाम में सिर्फ आपको जैन की रचनाओं के बारे में देखने को मिलेगा, कौन कौन सी है या कितनी है। और अब जो यहाँ पर इनका जो अगर आपने वहाँ इनका जीवन परिचय ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा तो आपको सब कुछ याद हो चुका होगा। अगर वहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया है तो यहाँ से भी आप इनके बारे में जान सकते हैं। जैसे प्रणेता महर्षि बाणभट्ट, कादम्बरी लिखी थी इन्होंने, या फिर 5 जो काव्य हैं लिखे थे। समय की बात करें तो स्थितिकाल जैन का 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। काव्य स्वरूप की बात करें तो कादम्बरी कथा है इनकी। उपजीव्य काव्य की बात करें तो वृत्त कथा का सुमनस वृत्तांत है। कथानक की बात करें तो 3 भागों में बटी हुई है कादम्बरी। चंद्रपेड़ और पुंडरीक जो इनके 3 जन्म की कथा का इसमें वर्णन है। और सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ये वाला पार्ट है। जैसे इनके प्रापितामह पाशुपत है, पितामह अर्थपति, पिता चंद्रभानु, माता राजदेवी। यह यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे पिता है चंद्रभानु, इनके पितामह, इनके जो पिता के पिता है अर्थपति, और पिता के पिता यह है पाशुपत। तो इनके क्या है दादा और ये परदादा, तो परदादा कह सकते हैं आप, ये पाशुपत है। और माता है राजदेवी। कृतियां जो इनकी कादम्बरी और हास्यचरित है। और इसके अलावा जो इन्हें उपाधि दी गई थी, ये तुरंग बाण की इनको उपाधि दी गई थी। कादम्बरी के पात्र भी एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं, जिसमें चंद्रपेड़ नायक आ जाएंगे, कादम्बरी इसकी नायिका आ जाएगी, वैशंपायन या फिर पुंडरीक इसके उपनायक हैं, और महाश्वेता उपनायिका है। तो ये भी एग्जाम में देखने को मिला है, नायक उपनायिका। इसके अलावा जो अन्य पत्र हैं इसमें सुखनास है, जाबाली, कपिंजल, पत्थर लेखा, विलासपति, चंडाल कन्या, इंद्रायुध, ये इसके पात्र हैं। और एक जो एग्जाम में इनके बारे में वर्णन देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ का वर्णन है। विंध्याटवी पर्वत हो गया, जैसे शाल्मली वृक्ष है, जाबाली आश्रम है, अछोत सरोवर है, पंपा सरोवर है, विदिशा है, उज्जैनी है। तो इनका जो वर्णन है इसमें हुआ है। तो ये भी एग्जाम में आपके पूछ जाता है। तो यह जो है यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट जो इनका जीवन परिचय था। और नेक्स्ट वीडियो इसमें हम जो नए जो जीवन परिचय है रचनाएं हैं उनको करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।